हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप मेरे यूट्यूब चैनल सेफ टर्न में। और मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ 12th का हिस्ट्री का पेपर 2025 का। चूँकि इसका एग्ज़ाम 2026 में फरवरी में होने वाला है, तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। और उस ऑब्जेक्टिव से हमें ये पता चलेगा कि 2026 के जो पेपर होंगे हिस्ट्री के, वो किस प्रकार के होंगे, हमें इससे अंदाज़ा मिल जाएगा। और जो 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक रास्ता मिल जाएगा, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, पुरातत्व को समझेंगे कि पुरातत्व है क्या। तो पुरातत्व होता है जो प्राचीन काल में, जो अभी जो आधुनिक काल चल रहा है उस समय से जो पहले के जो लोग रहते थे, वो किन किन उनके सामने कौन कौन सी चीज़ें वो देखा करते थे या इस्तेमाल करते थे, और उस चीज़ जो मिट्टी के अंदर दब गया है उसको अभी खोद खोद कर निकाला जा रहा है ना, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। उसी को कहेंगे पुरातत्व। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा पुरातत्व नहीं है। अब देखिए, जो ये जो साहित्य है ये पुरातत्व के कैटेगरी में नहीं आता है, ये आता है साहित्य यानी किताब है, ये लिटरेचर साहित्य के कैटेगरी में ही आता है। और जो बच गया क्या, अभिलेख, पुराना मंदिर और जो सिक्के, ये सारे जो अभिलेख मतलब होता है कि किस लिखा हुआ मैसेज, जो प्राचीन काल के जो लोग रहते थे वो किसी दीवार पर, किसी मंदिर की दीवार पर या पत्थर पर कुछ चीज़ें या कुछ मैसेज लिख देते थे, उसी को अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख किताबों को भी कहा जा सकता है, जैसे कि कुछ ताड़ के पत्ते पर अभिलेख लिखा जाते थे, तो वो भी हो सकता है। पुराना मंदिर हो सकता है और सिक्के हो सकते हैं। बाकी बच के क्या, साहित्य। तो साहित्य क्या है, ये पुरातत्व के कैटेगरी में नहीं आकर के उसी के पैरेलल साहित्य में आ जाते हैं। अगला सवाल है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। देखिए, ये जो सवाल है ये जूते हुए खेत का खेत का साक्ष्य है, माने मतलब ये हुआ कि ये हड़प्पा काल की बात कर रहा है कि हड़प्पा काल में जूते हुए खेत का साक्ष्य किस साइट से, किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य के, आधुनिक किस राज्य में है, तो ये है कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में, अभी के राजस्थान में है। तीसरा सवाल देखते हैं, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। देखिए, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो जो धातु जिसका उपयोग नहीं करते थे वो है लोहा। लोहा का जो खोज हुआ है या लोहा का जो अधिक उपयोग हुआ है, इसका उपयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल और महाजनपद का जो काल था उस समय में, लगभग 6th यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का इस्तेमाल शुरू होता है। बाकी जो क्या बचा, सोना, चांदी और तांबा, सिंधु निवासी उसका इस्तेमाल करते थे और उससे क्या थे, परिचित थे। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। किसे नाविकों का देश कहा गया है, तो ये मेलुहा के बारे में बात करते हैं, मेलुहा के बारे में, है ना। मेलुहा के बारे में क्या कहते हैं कि ये नाविकों का देश है, जो सिंधु के जो पूरब का जो देश है उसी को बोला गया है मेलुहा। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। हड़प्पा से एक शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मतलब हुआ क्या, शिला माने होता है पत्थर और लेख माने होता है लेख, लिखा हुआ। तो शिला और लेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ कुछ मैसेज है, उसी में कह रहा है कि ये सबसे बड़े हड़प्पा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख है जिस पर कितने चिन्ह हैं, कितने सिंबल हैं। तो उस पर जो सिंबलों की संख्या है, संकेतों की संख्या है, वो है 26। और ये जो शिलालेख जो मिला है, सबसे बड़ा जो शिलालेख मिला है, ये मिला है कहाँ, धौलावीरा से। धौलावीरा से। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, तो कब दिया था, 1875 में। 1875। ये एक पुरातात्विद यानी इंग्लिश में बोले तो क्या, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरानी वस्तुओं की खोजना और उसको जांच करना उनका काम होता था। राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो राजगीर जो राजधानी थी वो मगध जनपद की थी।
मगध जनपद की थी। और राजगीर में जो पहला जो जो वंश का जिस वंश ने स्थापना किया अपने साम्राज्य, वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश। इसके संस्थापक हुए थे कौन? बिंबिसार। इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और राजगीर से फिर जो मगध की राजधानी है वो कहाँ चली गई? पाटलिपुत्रा में। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य या चाणक्य जिसको कहते हैं, कौटिल्य ने लिखा। और अर्थशास्त्र यह एक राजनीति का किताब था। राजनीति यानी पॉलिटिक्स का था। अर्थशास्त्र नाम है, उसका सब्जेक्ट क्या था? राजनीति का। लिखा किसने? तो कौटिल्य ने। और ये किसके दरबार में रहते थे कौटिल्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक हुए, मौर्य वंश का, इसके संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अगला सवाल है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये बने थे R.E.M. हीलर। इसको मार्टिन हीलर भी बोलते हैं, R.E.M. हीलर। अगला सवाल की ओर चलें तो देखें कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की है? धम्म महामात्र, इसका जो काम होता था धम्म महामात्र का, वो धर्म का प्रचार और उसका संरक्षण करना होता था, उसको बढ़ावा देना होता था। तो इसकी जो नियुक्ति की थी वो थे कौन? अशोक। कौन थे? अशोक। ये जो अशोक थे ये मौर्य वंश के, कौन वंश का? मौर्य वंश के एक महान शासक थे, है ना? मौर्य वंश के एक शासक थे। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग मतलब एक जगह है, प्रयाग इलाहाबाद। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, है ना? तो एक प्रशंसा पत्र लिखा गया था प्रयाग में यानी इलाहाबाद में। वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये थे कौन? हरिसेन। और हरिसेन जो थे यह एक संस्कृत के कवि थे। और ये रहते थे कहाँ? तो हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन के शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन एक शासक थे और इसी के दरबार में रहते थे कौन? हरिसेन, जिसने किसकी रचना की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की। तमिल संगम साहित्य में अन्नीमई किसे कहा जाता था? जो अन्नीमई शब्द है वो तमिल साहित्य में किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दास को। किसे? दास को। दास मतलब कई प्रकार के होते थे। एक तो ये हो गया बॉन्डेड लेबर, जो किसान और लेबर के बीच का होता है। एक हुआ युद्ध में जीता हुआ जो दास होता है ना? एक कर्ज वाला दास होता है। तो अलग अलग तरह के जो दास है उन सब के लिए एक नाम क्या है? अन्नीमई। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो जो पाली भाषा में गहपति जो है इसका मतलब होता है धनी। तो धनी यहाँ पे कौन आपको दिख रहा है? दास कभी धनी नहीं दिख सकता है, हलवाहा कभी धनी नहीं दिख सकता। किसान कहिए या बड़ा जिनके पास ज़्यादा खेती हो उसी को जनरली किसान कहा जाता था। जिसके पास कम खेती या फिर बिना खेत वाला जो किसान होता है उसको मजदूर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? किसान हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश, कौन सा वंश? गुप्त वंश, है ना? गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? तो श्रीगुप्त ने किया था। किसने? श्रीगुप्त ने किया है। इसी वंश के एक और शासक हुए कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य, इनका जो शासनकाल था ये था
375 से 415 ईस्वी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती पुत्र जो थी ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया? देखिए चीनी यात्री कौन है? फाहियान, फाहियान है। तो जो फाहियान आते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आते हैं। तो द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का भी क्या हमने तो क्या देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल क्या है यहाँ पे? तो 375 से 415 है। 375 से 415 का मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हुआ 375 से 415 के अगर हम लाएंगे तो इसका मतलब हुआ 4th सेंचुरी, है ना, 4th शताब्दी एडी। एडी माने ईस्वी। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो ये नहीं होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा। अब कहीं चौथी है? चौथी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी शताब्दी एडी या ईस्वी बोलिए, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी होगा। अगला सवाल है चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो ये थे क्या? कन्फ्यूशियस थे। चीन के महान दार्शनिक कौन हुए? कन्फ्यूशियस हुए। अगला सवाल देखें तो पता चले कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? हम जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये जो पहला वेद है और सबसे जो पुराना वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं। इसमें अग्नि, इंद्र एवं सोम तीनों देवता का क्या है? स्तुति है। तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो राजधानी थी वो थी किसकी? गांधार की, गांधार। तो देखिए महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी कितनी? 16। 16 में 16 कुल महाजनपदों की संख्या 16 है, जिसमें गांधार कहाँ है? पाकिस्तान में। और उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला। पांचाल जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिक्षेत्र थी। कंबोज का हो गया हाटक और सूरसेन का हो गया अपना मथुरा। ठीक है, तो चार महाजनपद दिया हुआ है, चारों का हमने राजधानी बता दिया। आगे आइए, योधे गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो योधे गणराज ने, जो योधे गणराज थे इन्होंने तांबा के सिक्के, क्या? तांबा के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? मतलब किसने पढ़ा? जो ब्राह्मणी लिपि था अशोक का, उसका सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप थे। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्रदामन के द्वारा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगला सवाल देखें तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बिहार के गया जिले के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, पीपल का पेड़ था और फाल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सांची स्तूप की खोज कब हुई? सांची स्तूप की खोज कब हुई? खोज हुई थी, वो हुई थी कब? 1818 में और हेनरी टेलर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? हेनरी टेलर के द्वारा। हेनरी टेलर, है ना, ये इसके द्वारा खोजा गया सांची का स्तूप।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो 24वें तीर्थकर हो गए महावीर, है ना, महावीर। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम है ऋषभदेव, है ना। और दूसरा जो नाम है वो है क्या? अजीतनाथ। दूसरा जो तीर्थकर थे वो है अजीतनाथ। ये हुआ दूसरा, ये हुआ पहला। और ये जो थे पार्श्वनाथ, ये थे 23वां, यानी कि जो जैन धर्म है उसमें जो 23वां तीर्थकर थे वो थे कौन? पार्श्वनाथ। चलिए आगे। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद को फारसी में लिखा। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्ट में वो क्या बोलते हैं? MB और T, M से मोहम्मद, B से बिन और T से तुगलक। तो क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक या MBT। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के जो लेखक थे वो थे बर्नियर। कौन थे? बर्नियर है कहाँ? देखिए, तो फ्रांसिस बर्नियर हो गया, फ्रांसिस बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गए थे? तो ये थे मनुची। कौन थे? मनुची थे, जो यूरोपीय यात्री थे और भारत आए थे घूमने के लिए, और क्या भारत में ही बस गए। आगे है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? जो पूरी में जो पूजा जाता है जगन्नाथ भगवान को, वो कौन से देवता के रूप हैं? तो ये विष्णु देवता या कृष्ण देवता। तो विष्णु के अवतार कृष्ण है ना। इन्हीं का देवता है, इन्हीं का स्वरूप है क्या? जगन्नाथ, है ना। भगवान जगन्नाथ विष्णु के ही अवतार हैं। आगे देखिए, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो किसकी पूजा की जाती थी? तो ये होता है देवी की। किसके? तांत्रिक में किसकी होती है? देवी की पूजा होती है। तांत्रिक में देवी की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन अस्त्री अलवार संत थे? देखिए, ये जो अलवार है, दो प्रकार के संत थे। जब साउथ यानी कि चेन्नई में, जब साउथ इंडिया में जब भक्ति आंदोलन का उदय हुआ तो वहाँ पे दो संत उभर कर आए। एक होते थे अलवार, एक होते थे क्या? अलवार। दूसरा होते थे नयनार। दूसरा क्या होते थे? नयनार। तो जो अलवार होते थे ये विष्णु के उपासक होते थे। विष्णु यानी कि विष्णु को मानते थे। और जो नयनार जो था ये शिव को मानते थे। ठीक है, शिव को मानते थे। यहाँ क्या सवाल है कि स्त्री जो अलवार संत थी, यानी विष्णु को मानने वाले कोई स्त्री थी, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडाल। अंडाल क्या हो गया? ये अलवार को मानने वाले स्त्री थी। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है ना। अब अभी हमने बता दिया है अलवार और नयनार, तो यहाँ पे नयनार की बात आई है, यानी कि शिव को मानने वाले जो थे उसको नयनार संत कहा जाता था। तो उनकी जो रचना थी यहाँ जो दिया गया है क्या? नल्यारा दिव्य प्रबंधम और ये तबरम, ये दोनों, इनमें से ये जो है ये है अलवार का। ये किसका है? अलवार का। तो ये तो नहीं होगा और ये है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल क्या है? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो ताजिका जो कहा जाता था वो कहाँ से आएंगे? तो तुर्की से जो आएंगे ना, जो तुर्की से आएंगे उसको ताजिका कहा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल क्या है? सुल्तान उल मसेख कहा जाता था? किसे निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेख कहा जाता था? तो ये कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? 5 प्रतीक, का के 5 प्रतीक हैं। का यानी इसको बोलते हैं का 5 का कार किसने दिया? ऐसा बोलते हैं 5 का कार किसने दिया?
तो ये दिए थे कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु थे, है ना। इन्होंने 5 काकार का मतलब क्या हुआ कि 5 का वाले शब्द दिए थे, जैसे कंघा, क्या हो गया? कंघा यानी कंघी बोलिए, है ना। उसके बाद केस यानी बाल हो गया। एक होता है काड़ा, काड़ा जो पंजाबी लोग पहनता है, सब पंजाबी का ही से संबंधित है, काड़ा हो गया। एक होता है कृपाल, कृपाल जो पंजाबी लोग छोटा सा चाकू इधर तलवार की तरह लटकाते हैं, उसको कृपाल कहते हैं। और एक होता है कच्छा जो लंगोट होता है। तो ये 5 काकार किसके द्वारा दिया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और सिख धर्म का जो स्थापना जो हुआ है, जो सिख धर्म की जो स्थापना हुई है, सिख धर्म की जो स्थापना हुई है, उसकी स्थापना किसने किया है? तो गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने, गुरु नानक ने। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकार बनाया? तो गुरु अर्जुन को अपना उत्तराधिकार बनाए। अगला सवाल होएगा, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक पवित्र ग्रंथ है, जो सिख धर्म है ना, उसका एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इसका अंतिम रूप से संकलन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया जी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो वीर शैव जो होता है ये शिव को मानने वाले भक्त होते हैं। वीर शैव किसकी उपासना करते हैं? शिव की। तो इसका जो उद्भव हुआ ये किस सदी में हुआ? तो इसकी जो हुई है ये 12वीं सदी में। उद्भव इसका हुआ है 12वीं सदी में। हरिहर और बुक्का, ये 2 नाम है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की है? तो इसकी जो स्थापना हुई है 1333 में। कब? 1333 में हुई है। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की राजधानी हम्पी। अगला सवाल कि सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए सुलभ राजवंश, अब ये सुलभ राजवंश कहाँ शासन करता था पहले ये जान लेते हैं। तो अभी हमने देखा हरिहर और बुक्का विजयनगर, तो विजयनगर एक साम्राज्य था, है ना। विजयनगर एक साम्राज्य है। और यहाँ पे कुछ जो शासन करने वाले वंश है ना, उसके जो नाम थे वो थे ऐसा। विजयनगर पे किसने? तो एक होता है संगम हुआ, संगम सुलभ। उसके बाद होता है तुलुब, उसके बाद होता है अराबिडू। क्या? अराबिडू। यहाँ पे क्या सवाल है कि सुलभ वंश, देखिए इसी में है ना, पहले संगम वंश ने किया शासन, फिर संगम के बाद सुलभ ने किया, फिर तुलुब ने किया, फिर अराबिडू ने किया। तो यहाँ सवाल है कि सुलभ वंश का शासनकाल, तो इसका जो शासनकाल था ये था 1485 से 1505 तक का। अगला सवाल आइए, तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो हमने 4 वंश का नाम बताया है, संगम, सुलभ, तुलुब, अराबिडू। संगम, सुलभ, तुलुब, अराबिडू। तो जो अराबिडू है, क्या है? अराबिडू जो है ये तालिकोटा युद्ध के बाद, तालिकोटा युद्ध कब हुआ है? तो तालिकोटा युद्ध हुआ 1565 में। 1565 में तालिकोटा युद्ध होता है। और इसके बाद जो विजयनगर है वहाँ पे अराबिडू वंश का शासन शुरू हो जाता है। हम्पी की खोज किसने की थी? यह है वो थे कॉलिंस मैकेंजी हम्पी की खोज की है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? है तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1347 में। 1347 बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। अगला सवाल है कि अब्दुल रज्जाक किस देश के राजदूत थे? अब्दुल रज्जाक किस देश के थे? तो ये पर्सिया के थे। कहाँ के? पर्सिया यानी फारस।
आगे विजयनगर विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो जो विजयनगर के जो राजा थे ना, उसको राय क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राय या नरपति, दोनों, राय या नरपति दोनों कहा जाता था। विजयनगर के संरक्षक जो देवता थे वो कौन थे? तो इसके जो संरक्षक देवता थे ना, ये थे कार्तिकेय। कौन? कार्तिकेय। विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विजयनगर का जो विट्ठल मंदिर है ना, विजयनगर का जो विट्ठल मंदिर है वो विष्णु को, किसको? विष्णु को समर्पित है, विष्णु को। अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अगला सवाल है, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो इसकी जो रचना की है ये कृष्णदेव राय ने की है। किसने? कृष्णदेव राय एक विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हुए, है ना। इन्होंने रचना किसकी की है? अमुक्त माल्याद की। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महारानी डब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? कोई विदेशी घूमने आता है और विजयनगर साम्राज्य का ये क्या है? एक महल है, महारानी डब्बा, और जो सभा मंडप है ये महल है। इसके बारे में उसने क्या कहा है? उसके रूप में क्या कहा है? ये विजय भवन है। तो ये किसने कहा है? ये महारानी डब्बा और सभा मंडप को कहा है कि ये विजय भवन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है पायस के द्वारा। किसके द्वारा? डोमिंगो पायस, है ना, डोमिंगो पायस। अगला सवाल है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है? देखिए इसका जो विभाजन है वो 3 खंडों में है ना। अकबर का विभाजन 3 खंडों में। अगला सवाल आते हैं, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो जिन्स ए कामिल कहते थे ना, जो जिसको तुरंत बेचो और पैसा अधिक से अधिक कमाओ। तो उस तुरंत का कौन सा फसल को हम बेचते हैं? नकदी फसल को, है ना। इसमें पैसा भी अधिक होता है, तो जिन्स ए कामिल हम उसी को कहते थे। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दफ्तरकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली जमीन को वंशानुगत हो गई, क्या कहलाती थी? इसको कहते थे वतन। क्या? वतन और मिरास। वतन और मिरास। तो हमारा हो गया सी, वतन और मिरास। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया है? तो ये लैटिन अमेरिका बोलते हैं दक्षिण अमेरिका को। क्या? दक्षिण अमेरिका को, है ना, यहीं से आया है। बादशाह नामा किसने लिखा? तो बादशाह नामा का जो रचनाकार है वो किसने किया है? रचना किसने किया है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। अगला सवाल, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? आलमगीरनामा किसने यहाँ पे दिया है? लिखवाया। तो लिखवाया किसने है? तो औरंगजेब ने, है ना। किसने? औरंगजेब ने। तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? जो तुजू के बाबरी है उसकी रचना किस भाषा में हुई है? ये आगे हाड़ तुजू के बाबरी की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? ये हुई है तुर्की में। किसमें? तुजू के बाबरी की जो भाषा है वो है तुर्की। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, यानी यूनिवर्सल पीस, है ना, यूनिवर्सल पीस। देखिए अगला सवाल है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को। और यही वो युद्ध था जिसमें बाबर यानी मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित होने में मदद किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो ये कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन? कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस आपका आंसर हो गया। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो
तो क्या होता है, इसमें शामिल ये तीनों सब्जेक्ट हैं, जमींदार और रैयतों की अर्जियाँ, है ना, कलेक्टरों की रिपोर्ट, और क्या है, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, ये तीनों का तीनों यानी ऑल उपयुक्त सभी होगा। और ये जो जो पांचवी रिपोर्ट है, ये पेश कब किया गया था, तो पेश किया गया था 1813 में, 1813। अगला सवाल है, आनंद मठ किसकी कृति है, यानी किसने रचना किया आनंद मठ का, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ की रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था, जो सूर्यास्त कानून था वो किस पर लागू था, तो ये था जमींदार पर, किस पर, जमींदार पर। दमीन इकोह का सीमांकन कब हुआ, दमीन इकोह का सीमांकन कब हुआ, तो 1832 में। और इसका मतलब क्या होता है, दमीन इकोह का मतलब क्या हुआ कि एक जो झारखंड है, जो झारखंड में एक जगह था छोटा नागपुर, है ना, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड था ना, उसी का डिमार्केशन किया था, तो उसी को कहा है दमीन इकोह। 1832 में हुआ है इसका। और अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ, तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था 1861 में, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ, 1861 में। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की है तो 1878 में। देखिए 1875 में वहाँ पे दक्कन में एक विद्रोह होता है जिसको दक्कन विद्रोह बोलते हैं, है ना। उसी के बाद एक रिपोर्ट वहाँ पे जारी किया गया और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया। तो कब किया है, 1878 में। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया, तो बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो 11 मई 1857 को किया। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब कर लिया, तो 1856 में। कब, 1856 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उस समय कौन था, उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल क्या हुए, अंतिम। ये जो गवर्नर जनरल है वो क्या हो गया, अंतिम हो गया। अंतिम इसलिए कि 1858 में एक एक्ट आता है, 1858 में एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या कर दिया गया कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, भारत का वायसराय, क्या कर दिया, वायसराय, है ना। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम जो वायसराय बने वो भी कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की व्यवस्था की गई, समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई, तो ये एक 1856 में एक कानून आता है। कौन सा कानून है, सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856 में। इस कानून के द्वारा क्या किया गया कि जो भारतीय जो सिपाही थे उसको समुद्र के पार सर्विस देने के लिए भेजा जाने लगा। और भारत में ऐसा मानना था कि जो समुद्र के पार जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है उसको समाज से बेदखल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत का जो ऑर्थोडॉक्स जो थॉट था यानी जो धार्मिक विचारधारा थी उसको आहत करने की कोशिश करिए। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे, तो मौलवी अहमदुल्ला। कौन होंगे, मौलवी अहमदुल्ला। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, तो ये तात्या तोपे को अंग्रेजी फांसी पर लटकाया था। बाकी नाना साहब भाग गए थे, कुंवर सिंह घायल होकर के मर गए, और लक्ष्मीबाई को क्या किया, ये तो युद्ध में ही मारी गई। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा है, किसने कहा है, तो ये कहा है जेम्स ऑट्रम ने। किसने, जेम्स ऑट्रम ने कहा है कि जो 1857 की जो क्रांति है उसको बोला है कि ये हिंदू मुस्लिम का क्या है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र का परिणाम है।
अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आप सबको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस जो था तत्कालिक कारण था, और जो पहले से जो कई कारण थे वो तो उसके जो ब्रिटिश शासन का जो शोषण का जो पॉलिसी था, है ना, वो था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया जो यहाँ लिखा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, कंफ्यूज करता है बहुत। गेटवे ऑफ इंडिया, एक होता है इंडिया गेट, एक होता है इंडिया गेट। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है और इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है दिल्ली में, है ना, इंडिया गेट है दिल्ली में, और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये है कहाँ? बॉम्बे में। ठीक, आगे, संपूर्ण भारत की जनगणना करने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो जो पहला प्रयास किया गया था ये था 1872 में, 1872 में। 1878 के में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो ऑप्शन पढ़िए, नक्शा तैयार करने के लिए, पुरातात्विक अन्वेषणों के लिए, राजस्व के निर्धारित करने के लिए, जनगणना के लिए। तो उस समय जो सर्वे करेगा वो किसके लिए करेगा? तो राजस्व निर्धारण के लिए, राजस्व निर्धारण के लिए। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? कहाँ की? अहमदाबाद। कब की? 1916 में। कब की है? 1916 में। कहाँ किया है? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में, 1916। अगला सवाल है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? कब हुआ था जी? तो 1918 में, 1918 में हुआ था, 1918 सही है। नेक्स्ट, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन यानी जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू करने वाला जो रेजोल्यूशन लाया गया था वो यही इसी सम्मेलन में लाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? कब आरंभ कर दिया? 1920 में। कब है? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कारण कि जो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे इसमें कुल 7 सदस्य थे, है ना, और इसमें सभी के सभी क्या थे? इंग्लिशमैन यानी कि वाइट मैन, है ना। इसीलिए इसका क्या हुआ? विरोध हुआ कि इस कमीशन में भारतीय क्यों नहीं है। ठीक है, जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत पहुंचता है, और साइमन गोबाई के इसके विरोध में क्या लगते हैं? नारे लगते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने किया। किसने किया? JL नेहरू ने किया। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई। पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता है ये मार्च 1931 में गांधी और जो गवर्नर था लॉर्ड इरविन उसके बीच में होता है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गौडिन्यू कहाँ की थी?
तो रानी गौडिन्यू कहाँ की थी? ये नागालैंड की थी, है ना। ये 14 साल की बच्ची है, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही अच्छा कदम उठाया और डट कर विरोध किया था, इसीलिए इसको 14 साल की थी और इसको क्या कहाँ जेल में डाल दिया था। तो जब आज़ाद हुआ तो नेहरू ने उनसे पर्सनली मिलने गए थे, किससे? रानी गौडिन्यू से। और ये रानी गौडिन्यू कहाँ की है? नागालैंड की थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? तो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा हुई है अगस्त 1932 में। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक मतलब सीधा है, सांप्रदायिक मैंने कम्युनल हो गया, जिसमें हुआ कि भारत के प्रत्येक वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग है, जो मुस्लिम है और भी जितने जो वर्ग हैं, उसको रिजर्वेशन, उसको अलग अलग बांटने की कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ? असफल हुआ। और जो सांप्रदायिक पंचाट था उसके जगह पर क्या हुआ? जो बांटने की जो बात थी उसके जगह पर क्या हो गया? रिजर्वेशन का कंसेप्ट आ गया, है ना, जो अभी चल रहा है। अगला सवाल है 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? तो जो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1942 के सम्मेलन में, तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था? लागू हो गया था। इक्कीस अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर में है। और निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत पहुंचता है ना। इसी के सुझाव पर भारत में संविधान सभा की गठन होता है और संविधान का निर्माण होता है। तो जो कैबिनेट मिशन है के सदस्य कौन नहीं थे? तो लॉर्ड बेवेल नहीं थे। लॉर्ड बेवेल नहीं थे। इसके 3 सदस्य थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। आगे क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। यह घोषणा कब किए थे? तो यह घोषणा किए थे फरवरी यह घोषणा किए थे 93। यह घोषणा किए थे फरवरी 1947 को। फरवरी 1947 को यह घोषणा किया था कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन फरवरी में के बाद जस्ट क्या है, अगस्त में हम आज़ाद हो गए, है ना, भारत यह आज़ाद हो गया। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ब्रिटिश शासन की भारत विभाजन, देखिए भारत का विभाजन यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत में बंटना, है ना, भारत में बंटना, ये किस योजना का परिणाम था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन यानी माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। ये ऑप्शन गलत है, सारा दिया हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की स्थापना होती है 1946 में। 1946 में किस समिति के सुझाव से? तो कैबिनेट समिति जो 1946 में आती है ना। तो इसका जो पहले दिन का जो अध्यक्षता है वो किए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। उसके बाद जो दूसरा दिन पहला सिटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा सिटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो जो संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ है वो हुआ है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो संविधान सभा में जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो वकालत किए थे वो थे आर वी धुलेकर जी थे।
अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार की जो स्थापना होती है ये 1946 में हो जाती है, 1946 में हो जाती है ना। इसमें जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार के किसने प्रकाशित किया? तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के हैं कौन? एनी बेसेंट हो गए। अगला सवाल है सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ़ार खान। ये हो गया हमारा सारा 2025 का हिस्ट्री का है, पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव है। आपको ये ध्यान देना है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ 50 को ही चुनना होता है, 50 को ही बनाना होता है। तो कोई भी आपको जो आसान लगे, जिसमें ज़्यादा कन्फर्म हो, है ना, कॉन्फिडेंट हो, वही टिक करें। और आपके पास ऑप्शन है 100 का 100 नहीं रंगना है, 100 में सिर्फ 50 रंगना है। तो जो इजी लगे उसको रंगिए, है ना, और एग्ज़ाम में बेहतर करके आइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।